So, hi everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Dr. विपिन कुमार शर्मा और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर। आज की इस बहुत ही खास वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सारे के सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में, उनके बीच का डिफरेंस जानेंगे, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इवॉल्व हुए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एनसीईआरटी का एक बहुत ही खास टेबल है जहां पर आपको पांचों किंगडम्स का एक बहुत ही खतरनाक ओवरव्यू मिल जाता है, उसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। सो दिस शॉर्ट वीडियो ऑफ बायोलॉजी टॉपिक टॉनिक सीरीज इज ऑन ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो के साथ बने रहें और यहां से बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स और फैक्ट्स को ग्रैस्प करें, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में उन्हें बहुत ही बखूबी इंप्लीमेंट कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और कुछ हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा था, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि सर पहले ये बताइए कि आप जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम पूछ रहे हैं ये नॉन साइंटिफिक है या साइंटिफिक। अगर आपसे सवाल पूछा गया है कि अर्लीस्ट बताओ, साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक नहीं पूछा गया है, बोला अर्लीस्ट सबसे पुराना, जितना भी पुराना तुम बता सकते हो, इसका मतलब नॉन साइंटिफिक पूछा है। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये विचार बन जाना चाहिए। तो सबसे पहला नॉन साइंटिफिक जो आपका क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, कि कौन सी चीज, कौन सा ऑर्गेनिज्म आखिर किस काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डॉग की बात करें तो किस काम आता है भैया? सिक्योरिटी के काम आता है। तो हमने कैटेगरी बनाई कि डॉग तो सिक्योरिटी के काम आता है। हमने पूछा भाई गेहूं किस काम आता है, चावल किस काम आते हैं, धनिया किस काम आता है, पुदीना किस काम आता है ना? या और भी कोई चीज, किसी भी वेजिटेबल का नाम ले लो, आलू हो गया, प्याज हो गया, गोभी हो गई, ये सारे किस काम आते हैं भाई? फूड के काम आते हैं, खाने के काम आते हैं, तो फूड हो गई सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी। थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी भैया, कॉटन किस काम आता है, जूट किस काम आता है? कपड़े बनाने के काम आते हैं, यानी वो क्लोथिंग में काम आएंगे। भाई कोई टीक वुड है, कोई साल वुड है जो कि घर बनाने के काम आते हैं, कोई टिम्बर वुड हो गई तो वो आपका घर बनाने के काम आएंगे, यानी शेल्टर के काम आएंगे। सिमिलरली आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो और ये आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम हो जाएगा, विच वॉज बेस्ड अपॉन व्हाट? विच वॉज बेस्ड अपॉन द यूजेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपसे कोई पूछे कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बताओ, लेकिन अब भैया साइंटिफिक, यानी पहली बार साइंस का उपयोग किसने किया? अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताओ। अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताओ। तो अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किन्होंने दी थी? हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी ने दी थी, जिनका नाम था एरिस्टोटल साहब। अब एरिस्टोटल साहब ने क्या किया? पूरी दुनिया में जितने भी समस्त जीव थे उनको दो सबसे ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो कि हमें साक्षात दिखाई देती हैं, जो कि हैं प्लांट्स और एनिमल्स। आप बाहर निकल जाओ, दो कैटेगरी जो आप बहुत आसानी से पता लगा पाओगे। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं, लेट से आपको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, लेट से आप एक छठी क्लास के बच्चे हो जिसको ज्यादा नहीं पता, और मैं तुम्हें बैक्टीरिया दिखा दूं, तुम बता ही नहीं पाओगे कि उसे तुम प्लांट में रखोगे या एनिमल में। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक मिंट प्लांट दिखा दूं, अगर मैं तुम्हें एक आम का पेड़ दिखा दूं, तो तुम बोल दोगे भैया ये प्लांट है। अगर मैं तुम्हें कुत्ता दिखा दूं, एक गधा दिखा दूं, एक शेर दिखा दूं, तो आप बोलोगे भैया ये तीनों एनिमल्स है, क्योंकि इनकी बाइफर्केशन हमारे दिमाग में क्लियर है। तो यही दो कैटेगरीज आपकी हमेशा से कॉमन रही हैं, ये बात हमेशा याद रखना। प्लांट्स और एनिमल्स ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो हमेशा कॉमन रही हैं। अब आप आगे जो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखोगे, आपको प्लांटे और एनिमेलिया मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि इनको पता लगा पाना सबसे आसान है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है। आप घर से बाहर निकल जाओ, कौन दिखाई देगा आपको? अपने जैसे और इंसान। घास दिखाई देंगी, पेड़ दिखाई देंगे, पक्षी दिखाई देंगे, जानवर दिखाई देंगे। क्या है ये सब? प्लांट और एनिमल के अंदर ही तो आ रहे हैं ना। तो प्लांट क्या हो गया मेरे दोस्त? आपका तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गया, डिपेंडिंग अपॉन ये कैसे दिखते हैं। जैसे अगर आपको हरा भरा प्लांट दिखाई दे रहा है तो वो हो जाएगा हर्ब, अगर वो झाड़ी है यानी बुश है तो वो हो जाएगा श्रब, और अगर वो एक बहुत बड़ा दरख्त है तो वो हो जाएगा ट्री। एक बहुत बड़ा पेड़ है तो वो ट्री हो गया। नाउ इसी के साथ साथ हम लोग एनिमल्स को भी दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी है आपकी इनैमा, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है, जैसे कि हम लोग, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना यार, कई जानवर ऐसे हैं जिनका ब्लड रेड कलर का है। जैसे आपने कई बार किसी डॉग को देखा होगा, है ना, जिसका लेट से एक्सीडेंट हो रखा है, या आपने इंसान ही देखा होगा, आपने कैट देखी होगी, आपने
भैंस देखी होगी, गाय देखी होगी, काफ़ी ऐसी वीडियोस होती हैं जिनमें दिखाया जाता है कि कैसे उनका ट्रीटमेंट किया गया, राइट। अच्छी वीडियोस आती है, एक साइट भी है डोडो करके, जो कि दिखाती है कि जानवरों की कैसे केयर करते हैं लोग, एंड लोग हैं अच्छे दुनिया में जो जानवरों का सच में ख्याल रखते हैं। तो वहां पे काफ़ी सारे जानवर आपको दिखाई देंगे वीडियोस के अंदर जिनका ब्लड रेड है, तो वो इनेमा हो गए। ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो दूसरी कैटेगरी हो गई अनेमा। अनेमा मतलब रेड ब्लड एब्सेंट, रेड ब्लड आपका एब्सेंट हो गया, इट इज कॉल्ड एज अनेमा। रेब लिख दिया है यार, गलती से रेड कर देते हैं, एक सेकंड बस। रेड, रेड ब्लड आपका एब्सेंट हो गया। ये आपका क्या है, अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो यहां पे क्या था, अर्लीस्ट बोल दो या तो सिर्फ, या नॉन साइंटिफिक बोल दो, जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। और इसके अलावा अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल साहब ने दी थी, जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। अब इसके बाद जो एक्चुअल नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, उनकी शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो आया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया, जिनका जिक्र हम अक्सर करते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के दौरान। ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम इन्होंने ही हमें प्रदान किया था। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने 2 किंगडम बताई, कौन कौन सी बताई होंगी, प्लांटे प्लस एनिमेलिया, प्लांट और एनिमल्स। लेकिन अब काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ना प्लांट है ना एनिमल, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, तो उसे एरिस्टोटल साहब ने लीनियस साहब ने प्लांटे में रख दिया क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। लेकिन हम तो गलत हो गए, फंगस था, उसमें भी सेल वॉल होती है काइटिन की, उसे भी प्लांट में रख दिया, लेकिन प्लांट खाना बना सकता है, फंगस नहीं बना सकता। तो काफी सारे क्लैशेस होने लग गए। तो यहां पर 1758 में दी गई इस क्लासिफिकेशन में काफी सारे फ्लॉज थे, तो इसको मॉडिफाई करने की बात कही गई। अब यहां पर और कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा भैया हम करेंगे मॉडिफाई, भैया हम करेंगे मॉडिफाई, तो बाकियों ने कहा भैया कर लो। तो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहां पर आपका आया, जो किन्होंने दिया था, आपका हैकल साहब ने दिया था। हैकल साहब ने क्या ऐड किया, हैकल साहब ने यहां पर ऐड किया आपका प्लांटे और एनिमेलिया के बाद, यानी प्लांट्स प्लस एनिमल्स तो यहां पे पहले से ही मौजूद थे, इनके अलावा यहां पर क्या किया हैकल साहब ने, ऐड प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्टा ऐड किया। तो कहने को तो मोनेरा सबसे पहले आता है, लेकिन एक बात, एक पॉइंट जो आपको यहां पर ऐड करना है वो ये है कि प्रोटिस्टा एक्चुअली पहले इंट्रोड्यूस हुआ था मोनेरा से, जिसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अलग कर दिया, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अलग कर दिया। यह आपका आया हैकल साहब का 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर भैया बोले कि अब भी थोड़ी गड़बड़ है, बैक्टीरिया कहां रखोगे, वो तो प्रोकैरियोट है। तो 4 किंगडम आई। तो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया, हमारे कोपलैंड साहब ने दिया। और कोपलैंड साहब ने प्लांटे रखा सबसे पहले, है ना, एनिमल, ये दोनों तो कांस्टेंट ही थे मैंने जैसा बताया। इसके बाद प्रोटिस्टा आ ही गया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मोनेरा को इंट्रोड्यूस कर दिया। और मोनेरा का मतलब क्या है दोस्त, मोनेरा का मतलब है यहां पर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए, यानी आपके बैक्टीरिया वगैरह यहां पर आ गए, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यहां पर आ गए। ठीक है। उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जो कि हमारे आर.एच. विटेकर साहब ने दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका विटेकर साहब ने दिया। और विटेकर साहब ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूस्ड फंजाई। तो सबसे पहले आपका प्लांट मौजूद था, एनिमल भी पहले मौजूद था 2 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन से। फिर आपका प्रोटिस्टा आया, ये भी आपका मौजूद था। मोनेरा आपका कोपलैंड साहब ने दे ही दिया था। इसके अलावा एक चीज जो आपको यहां पर ऐड करनी है वो है फंगस। फंगस में वो ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोफिटिक है और जिनकी काइटिन की सेल वॉल है, जिनकी काइटिन की सेल वॉल है। ठीक है। तो ये आपके हो गए अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। आपके 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लीनियस साहब ने दिया, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हैकल साहब ने दिया और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोटिस्टा, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कोपलैंड साहब ने दिया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मोनेरा, और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपका विटेकर साहब ने दिया और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, फंगस। ठीक है। अब आर.एच. विटेकर साहब ने ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, इसका बेसिस क्या था, क्या क्या चीजें इन्होंने देखी।
सबसे पहले इन्होंने देखा सेल टाइप क्या है, किस टाइप का सेल है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा में रख दो, यूकैरियोटिक है तो बाकी सारी किंगडम्स में चीजें चली जाएंगी। सेल टाइप के बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा, भाई चीजें आपकी कैसी हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, चीजें आपकी कैसी हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, क्या है, ये आपको देखने को मिला। तीसरा देखा आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, भाई ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोड्यूस भी करेंगे, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल है, असेक्सुअल है, स्पोर से करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से करते हैं, सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं तो क्या डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या है आखिर इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भैया खाना कैसे बनाते हैं, खाना बनाते भी है या नहीं, सनलाइट से बनाते हैं कि केमिकल से बनाते हैं, क्या चक्कर है। यह आपका मेन कैरेक्टर था सबसे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मेन कैरेक्टर था। और इसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि भैया चीजों के बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरीली कितना कनेक्शन है या कितना डिफरेंस है, मैं और एक शेर एक दूसरे से कितने कनेक्टेड है, मैं और एक प्लांट एक दूसरे से कितने डिफरेंट है, एंड सो ऑन। तो यहां पर सेल टाइप अगर आप देखो तो सेल टाइप प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो सिर्फ ये आपका प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक देखने की भी जरूरत नहीं है। अब प्रोकैरियोटिक होता क्या है, जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं प्रेजेंट, तो सीधी सी बात है यार, यहां पर आपको न्यूक्लियर मेंब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप बता रखा है, तो सिर्फ प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट होगा, बात ही खत्म। तो 2 पॉइंट हमारे पहले पहले ही क्लियर हो गए। अब सेल वॉल भाई प्रेजेंट है भी या नहीं और किस चीज की बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 1-2 पॉइंट्स ऐड कराऊंगा एनसीईआरटी से बाहर। जैसे मोनेरा के अंदर नॉन सेल्यूलोजिक है, क्योंकि सेल्यूलोज की जो सेल वॉल है किसमें पाई जाती है आपकी, प्लांट के अंदर मेजरली, औरों में भी सेल्यूलोज हो सकता है लेकिन मेजरली प्लांट में होगा। तो यहां पर किसकी होती है, नॉन सेल्यूलोजिक है, तो पॉलीसैकेराइड यानी शुगर और अमीनो एसिड की होती है। अब यहां पर अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल वॉल देखें, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, तो 2 तरीके के प्रोकैरियोट होते हैं आपके, एक तो आपके आर्की बैक्टीरिया और एक आपके यू बैक्टीरिया, एक आपके आर्की बैक्टीरिया, एक आपके यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनती है वो किसकी बनती है, वो आपकी बनती है एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये जो आपको बता रखा है पॉलीसैकेराइड, वो एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, ये वाला पॉलीसैकेराइड है ना, प्लस अमीनो एसिड है आपके, प्लस पेप्टाइड चेन है। तो यहां पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिडो ग्लाइकन, ग्लाइकन मतलब शुगर यानी NAM और NAG, पेप्टिडो का मतलब पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड की एक चेन, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया किसका बनता है, यानी इसकी सेल वॉल किसकी बनती है, सूडो म्यूरिन की बनती है, कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोटिस्टा में अगर देखें तो कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होगी, क्योंकि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर ना एनिमल जैसे होते हैं जैसे प्रोटोजोवन, और कुछ प्लांट जैसे होते हैं जैसे क्राइजोफाइट्स। तो इनमें कुछ में जो प्लांट लाइक है उनमें सेल वॉल होगी, सेल्यूलोजिक भी हो सकती है, और कुछ में नहीं होगी जो कि एनिमल लाइक है। फंगस में सेल वॉल काइटिन की बनती है, और काइटिन किसका बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन यानी नैग का, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी पाई जा रही थी। प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, आपको मैंने बताया ही था। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। आउटर मोस्ट लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा बोलते हैं। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, भाई बैक्टीरिया क्या है, एक सेल ही तो है, सेल्यूलर है ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो चाहे यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो चाहे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, तो यूनिसेलुलर ही, एक ही सेल है, तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंगस में ज्यादा सेल्स है, मल्टी सेलुलर, और लूज टिश्यू भी पाया जा सकता है यहां पे, कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है फंगस। एक बार एक ब्रेड का टुकड़ा लो और 7-8 दिन के लिए घर के बाहर रख दो, पता लग जाएगा आपको, ग्रीन कलर की फंगस दिख जाएगी। एक ऑरेंज लो, संतरा लो, घर के बाहर रख दो या घर के अंदर ही रखे रहने दो 10-12 दिन तक, पता लग जाएगा फंगस कैसी दिखती है। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट हैज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग हाइफे कहते हैं, एक बाल को हम लोग हाइफे कहते हैं, और उन बालों की चोटी को हम लोग माइसीलियम कहते हैं, राइट। तो बहुत सारे बाल जब मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑफ फंगस कॉल्ड माइसीलियम। प्लांट के अंदर आप टिश्यू देख सकते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, परमानेंट टिश्यू है। तो टिश्यू ऑर्गन लेवल की, जैसे प्लांट का लीफ जो है इट्स एन ऑर्गन, हम कहते हैं इट्स अ वेजिटेटिव ऑर्गन, फ्लावर जो है इट्स अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन यहां पे होती है।
एनिमल के अंदर यार कुछ भी हो सकता है, छोटे एनिमल है टिश्यू लेवल के भी होंगे, हम हैं हमारे अंदर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सो ऑन। सो हमारे अंदर सिस्टम है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बैक्टीरिया की अगर आप बात करें तो ज्यादातर बैक्टीरिया, मैं कह रहा हूं ज्यादातर बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सो दे आर मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक, राइट। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, खुद का खाना बना भी सकते हैं, या तो केमिकल्स को यूज करके यानी कीमोसिंथेटिक, या लाइट को यूज करके यानी फोटोसिंथेटिक, बट ज्यादातर आपके हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मोस्ट आपके हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। भाई हेट्रोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो क्या करेगा, या तो सेप्रोफिटिक होगा, या तो गला सड़ा माल खाएगा, या पैरासिटिक होगा, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाएगा। प्रोटिस्टा मैंने बताया था प्लांट लाइक भी होते हैं, एनिमल लाइक भी। तो प्लांट लाइक होंगे तो खुद का खाना खुद बना लेंगे, एनिमल लाइक होंगे तो खुद का खाना खुद नहीं बना पाएंगे। दोनों स्टेट इसमें पाए जाते हैं। फंगस जो है अपना खाना नहीं बना सकता, ये सड़े गले मैटर पे ही ग्रो करता है, यानी सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकता है। प्लांट तो दुनिया में खाने का खजाना है, खाना खजाना एक्चुअल में प्लांट है। तो ऑटोट्रॉफिक ये होता है, लाइट को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेता है। और हम हैं हेट्रोट्रॉफिक, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब ये मत बोलना सर हम तो खुद ही घर पे मैगी बना के खाते हैं, दैट इज नॉट खाना। खाना मतलब अपनी बॉडी के अंदर खाना बनाना। हमें बाहर से लेना पड़ रहा है प्लांट रिसोर्सेज से, हम सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, है ना, या किसी एनिमल को खा रहे हैं, इसका मतलब हम खुद थोड़ी बना रहे हैं खाना अपने अंदर, है ना। प्लांट को हम लोग खा रहे हैं, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी हम चीजों को गटक जाते हैं, है ना। और सेप्रोफिटिक है, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ लोअर एनिमल्स, ऐसा नहीं सोचना कि आदमी जो है पड़ा हुआ है कचरे के ढेर में, है ना, आज तो पन्नी खाएंगे बहुत मजा आएगा, दैट इज नॉट द केस। क्योंकि आपने पूरे किंगडम एनिमेलिया की बात करी है ना, यहां पे छोटे से छोटा जीव भी है, बड़े से बड़ा जीव भी है। जैसे अगर आप एक स्पंज की बात करें, जिससे तुम नहाते हो, वो भी एनिमल है, और तुम जो नहा रहे हो तुम भी एनिमल हो। तो देखो कितने फुद्दू सी चीज से कितनी कॉम्प्लेक्स चीज, दोनों ही एनिमल है। तो यहां पर सेप्रोफिटिक भी हो सकता है एनिमल, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी इनके अंदर होता है। ये आपको 5 इंपॉर्टेंट याद करने हैं फैक्टर्स, जिससे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेराइव की गई थी बाय आर.एच. विटेकर साहब इन 1969। और आपको याद करना है ये पूरा का पूरा स्लाइड, और आपका यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑलराइट दोस्तों, हमारे मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुके हैं, जैसा मैंने आपको वादा किया था। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ब्रिलिक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लें। इस लेक्चर के नोट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही आप ब्रिलिक्स एप्लीकेशन ओपन करके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी टॉप पे, और यहां पर आप मेरे लाइब्रेरी सेक्शन में जाकर मेरे नोट्स को लेवरेज कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो स्टोर सेक्शन है ना, यहाँ पे स्टोर सेक्शन में जब जाओगे तो आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे क्यूरेटेड बाय ब्रिलिक्स टीम। उनको एक बार यार परचेज कर लेना प्लीज, बहुत सस्ते रखे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन एक बार एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस दिखा दो और वहां पर जाकर हमारे साथ जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपको बायोलॉजी टॉपिक टॉनिक के अलग एक नए सेशन के साथ, और हम लोग अब अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से खींचेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल पे बने रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने मना कर दिया है नीट पोस्टपोन करने के लिए, बट कोई बात नहीं यार, वी हैव ट्राइड अ लॉट, होता होता नहीं होता नहीं होता, ठीक है, वी हैव एक्सेप्टेड इट। अब काम करने के अलावा कोई और चारा है नहीं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो काम करो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय।